हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वन शॉर्ट वीडियो में 1.1 कंप्लीट किया था, और इस वीडियो में हम लोग 1.2 कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। क्लियर हो गई बात। और जैसा कि हमारे पास नए बुक के अनुसार 1.2 हमारे पास सिद्ध करने वाले सवाल हैं, और ठीक है ना, चलते हैं अपने रास्ते की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है जैसे कि पहले वाला है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को मैंने बताया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान 0 के बराबर ना हो, और p और q हमारे पास पूर्णांक संख्या हो। और इसके बाद जो अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्या का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो यानी इस वाले एक्सरसाइज में हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो जैसे कि हमारे पास पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले एक चीज समझो बेटा, मैंने पहले ही बताया है कि जो कर्ण के अंदर से संख्या नहीं निकल सकती है, वे सभी संख्या हमारे पास परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि हमारे पास रूट 3 है, रूट 2 है, रूट 5 है, रूट 11 है। ये हमारे पास सभी नंबर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो इनको हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर वहीं पे अगर रूट 16 आ जाता तो इसको मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 4 का हमारे पास वर्गमूल है। ओके, तो इसको मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूं, 4 बटे 1 लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास p बटे q के रूप में लिख गई, और p बटे q के रूप में लिखा है, और q का मान 0 के बराबर नहीं है। p संख्या और q संख्या हमारे पास दोनों इंटीजर नंबर इन पूर्णांक संख्या है, तो दोनों हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए हमारे पास ये परिमेय संख्या बन जाती है। परंतु ये हमारे पास बेटा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनको कर्ण के अंदर से निकाला नहीं जा सकता है, तो इसलिए हमें इसको प्रूव करना है। बताओ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, हमें सिद्ध करके लाना। क्लियर हो गई बात। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एक चीज और बच्चों समझ जाओ। जैसे मैंने अभी बताया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जैसे 0 हमारे पास एक परिमेय संख्या है। 0 बटे 1, 0 बटे 2 लिख सकते हैं, 0 बटे 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर बेटा इसी का व्युत्क्रम कर दिया जाए, जैसे मान लो 1 बटे 3 है, तो 1 बटे 3 हमारे पास परिमेय संख्या है, परंतु इसी का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करने पर 3 बटे 1 हो जाता है। तो यह संख्या तो हमारे पास परिमेय संख्या है, परंतु इसका व्युत्क्रम कर दोगे 1 बटे 0 का, तो ये हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। कहने का मतलब मेरे पास ये है, जितने नंबर है सभी को पलटने से वो परिमेय संख्या ही बनती है, परंतु इसको अगर पलट दोगे तो ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इनको समझ में रखना। आज जैसे कहता है सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है क्या। बेटा जैसा कहता है, यानी जैसे कहता है अपरिमेय संख्या क्या, तो बेटा अपरिमेय संख्या कह रहा है तो इसके विपरीत चलना है हमें। ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ये कह रहा है परिमेय संख्या, तो इसके विपरीत चलेंगे तो मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। तो अब हमें क्या करना है, अब बेटा अगर परिमेय संख्या इसको हमने मान लिया है, तो p बटे q के रूप में इसको लिखेंगे। तो अब हम किसके रूप में लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे p बटे, यहां पे लिखेंगे कितना, रूट 5 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब बराबर लगाएंगे इसको p बटे यानी a अपान में b लिख सकते हैं। जो बेटा a और b है वो हमारे पास सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका HCF यानी जिनका समापवर्तक हमारे पास 1 हो, 1 के सिवा कुछ भी नंबर ना हो।
ठीक है ना। जैसे मैं लिख देता हूं, समझाता हूं फिर। ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई। मेरे सहभाज्य का मतलब बच्चों बता देता हूं क्या होता है। जैसे बेटा 5 है, तो 5 हमारे पास है, यानी कि जैसे कि कोई संख्या है, जैसे मान लो ए और बी है, एक के अलावा उसका कोई भी कॉमन ना निकले, यानी एक के अलावा कोई भी सीएफ ना हो, कॉमन फैक्टर कोई भी ना हो, तो वो हमारे पास सहभाज्य संख्या होती है। क्लियर हो गई बात। जैसे हमने लिख दिया 5 बटे बेटा 3 है, तो दोनों का जो सीएफ है बेटा वो 1 ही है। क्यों? यहां पे इसका भी 1 के फैक्टर है, ये भी 1 का फैक्टर है, यानी यहां पे इससे डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यानी इनका जो सीएफ है वो एक के अलावा कुछ नहीं है, तो ये संख्या हमारे पास सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक के अलावा और अपने अलावा किसी से ना कटे तो वो तो अभाज्य संख्या हो गई, परंतु यहां पे एचसीएफ का मतलब हो गया ए और बी का जो मान है, यानी कि इनका कॉमन जो हमारे पास है, यानी इनको एक के अलावा कोई भी नंबर ना मिले, यानी कि एक के अलावा कोई भी एचसीएफ ना मिले, तो वो हमारे पास अभाज्य सहअभाज्य संख्या होती है। क्लियर हो गई बात। यानी कि जैसे कि हमारे पास है कोई भी 2/3 है, तो जो इनका सीएफ है, एक के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों अगर एक ही पारे से कट जाते तो सीएफ दूसरा दूसरा हो जाता, परंतु इनका सीएफ एक के अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो जिनका सीएफ एक ही मिलता है तो वो संख्या हमारे पास सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर। तो सहअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका सीएफ एक हो। अब बेटा क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे। √5/1 इक्वल में ए अपान में बी, और ए और बी को हमने सहभाज्य माना हुआ है, तो सहभाज्य इसलिए माना गया है बेटा, अगर ए और बी का सीएफ एक आता है तो हमारे पास वो परिमेय संख्या बना सकते हैं उसको। अगर एक के सिवा कोई अदर आता है नंबर तो वो हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब अगर ए और बी का जो गुणांक है एक आता है, यानी इनका दोनों का सीएफ है वो एक आता है, एक के सिवा कुछ नहीं आता है। क्लियर। तो वो हमारे पास एक परिमेय संख्या बन जाएगी। परंतु अगर इन्हीं ए और बी का जो सीएफ है वो हमारे पास एक के अलावा कोई नंबर आ जाता है, एक के अलावा 2 आ जाएगा, तो वो संख्या हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होगी, अभाज्य परिमेय संख्या होगी। इसीलिए इसको हम रखते हैं कि ए और बी को हम सहभाज्य संख्या मान लिया है, इसलिए क्योंकि इनका यह सीएफ एक के बराबर होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये मान्यता हमने यहाँ पे रखी हुई है। अगर इसके अलावा अगर दूसरा नंबर आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। वर्ग इसलिए करेंगे कि अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसका रूट नहीं हटेगा, हमेशा स्क्वायर करते हुए दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे। तो यहां पे बेटा लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्लियर। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने से इसका रूट हट जाएगा। क्लियर हो गई बात। और यहां पे कितना आ जाएगा 5/1, और यहां पे हो जाएगा a²/b² हो जाएगा बेटा। क्लियर। अब बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5b² हो जाएगा और यहाँ पे a² बचेगा। अब बेटा यहाँ पे क्या करोगे, 5 हमारे पास मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो b² बराबर में a²/5 है हमारे पास। ठीक है ना। तो इसको मैं समीकरण बेटा 1 बना लेता हूं। क्लियर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर 5 का भाग a² में पूरा पूरा चला जाता है तो 5 का भाग a में भी पूरा पूरा चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 5 का भाग अगर 5 के वर्ग में पूरा पूरा चला जाता है तो क्या 5 का भाग 5 में भी पूरा पूरा नहीं चला जाएगा क्या। क्लियर। यानी 5 का वर्ग का मतलब ये हो गया, अगर 5 का भाग 5 के वर्ग 25 में पूरा पूरा चला जाता है तो क्या 5 का भाग 5 में पूरा पूरा नहीं चला जाएगा क्या। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर 5 का भाग ए वर्ग में पूरा पूरा चला जाता है तो 5 का भाग ए में पूरा पूरा चला जाएगा। यानी अगर 5 जो है ए वर्ग से पूर्णतया विभाजित है तो 5 भी ए से पूर्णतया विभाजित है। क्लियर। तो यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, अगर 5 ए वर्ग से
पूर्णतया विभाजित है तो ए वर्ग भी 5 से, सॉरी ए वर्ग नहीं, ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना। यानी अगर 5 का भाग ए वर्ग में पूरा पूरा चला जाता है तो 5 का भाग ए में पूरा पूरा चला जाएगा। तो 5 का भाग अगर 5 ए वर्ग से पूर्णतया विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर हो गई बात। यानी कि अगर 25 5 से विभाजित है तो क्या 5 भी 5 से विभाजित नहीं होगा क्या? मेरे कहने का मतलब ये है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे बेटा, अभी हमने ए और बी को सहभाज्य संख्या मानी हुई है, अब आगे हम इसको करते हैं। अब एक कोई नंबर मान लेते हैं, मान लिया ए बराबर 5c है। क्लियर। अब लिखेंगे समीकरण 1 से बेटा, समीकरण 1 से इसको हम यहां पे रख देंगे। तो यहां पे ए का ए स्क्वायर अपान में 5 लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल में ए की जगह अब हमें 5c लिखना है, क्योंकि हमने ए और बी को ए सहभाज्य संख्या माना हुआ है ना। ठीक है ना। अपान में क्या लिखेंगे बेटा, 5c का स्क्वायर करेंगे, बट्टे में 5 है, तो बी स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा। क्लियर। बी स्क्वायर में यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, 25c स्क्वायर डिवाइडेड 5, तो 25। तो यहां पे बेटा कितना आंसर आने वाला है, बी स्क्वायर इक्वल में 5c स्क्वायर आएगा। ओके। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है, क्लियर हो गई बात। अब देखो क्या करना है हमें, बी स्क्वायर ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं समीकरण बेटा 2 दे देता हूं नाम। क्लियर। तो बेटा अगर 5 का भाग बी में पूरा पूरा, सॉरी 5 का भाग बी वर्ग में पूरा पूरा चला जाता है तो 5 का भाग बी में भी पूरा पूरा चला जाएगा। यानी अगर 5 का भाग बी गुणते बी में पूरा पूरा चला जाता है तो बी का भाग 5 में भी पूरा पूरा चला जाएगा। यानी 25 अगर 5 से पूर्णतया विभाजित है तो 5 भी 5 से पूर्णतया विभाजित ही होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां भी वही लैंग्वेज लिखनी है, अगर बी वर्ग 5 से पूर्णतया विभाजित है तो बी भी 5 से पूर्णतया विभाजित होगा। ठीक है ना। अब एक चीज मेरी बात सुनो, हमने ऊपर मान्यता ये रखी थी ए और बी का, ए और बी सहभाज्य संख्या, इनका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम समीकरण 1 और 2 में देख पा रहे होंगे तो इनका एचसीएफ बेटा 5 आ रहा है, और 5 सॉरी इनमें दोनों में 5 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब दोनों में अगर दिख रहा है तो 5 कॉमन दिख रहा है, यानी इनमें दोनों में उभयनिष्ठ जो है दोनों में 5 है, 5 के सिवा कुछ नहीं है। परंतु हमने मान्यता की थी कि ए और बी में जो सहभाज्य संख्या मानी हुई है तो इनका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। परंतु यहाँ पे समीकरण 1 और 2 जब हम इसको देखते हैं, तुलना करते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 नहीं 5 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, यहां पे क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 में 5 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। यानी कि हमने मान्यता की थी कि 1 निकलेगा, परंतु दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या है वो 5 है, 5 के अलावा कुछ नहीं है। क्लियर। तो अब हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं,
आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान्यता ही गलत की थी, मान्यता गलत की थी, इसीलिए हमें परिणाम ये मिला। ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं बेटा, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। और यही चीज हमें प्रूव करके लानी थी। क्लियर हो गई बात। मैंने यहां पे पूरी चीज एक बार समझा रखी है चीज, और वही चीज यहाँ पे मैंने समझा दिया कि यहाँ पे ऊपर हम मानता रखते हैं कि ए और बी हमारे पास सहभाज्य संख्या है, जिनका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, परंतु यहाँ पे हमें परिणाम मिल रहा है कि 5 के सिवा वहां तो वैनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। तो इसलिए हमने मान्यता गलत है, हमारी कल्पना गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर। तो इस तरीके से पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, दूसरा नंबर सवाल है, कहता है सिद्ध करो कि 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो पहले बेटा क्या करेंगे, जैसा कह रहा है उसके विपरीत चलेंगे। कह रहा है अपरिमेय तो उसको मानेंगे परिमेय, माना √3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। और जब हमने इसको मान रखी कि परिमेय संख्या, तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 3 प्लस के 2√5 बट्टे 1 लिख सकते हैं बच्चों। इक्वल में a अपान में b, हमने a और b को a और b सहअभाज्य संख्या है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से बेटा है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, देखो 3 प्लस के 2 गुणते √5 अपान में 1 इक्वल में a अपान में b लिख दिया। बेटा जो प्लस में संख्या उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, प्लस में ये है, तो 2√5 बट्टे 1 इक्वल में a माइनस के 3 बट्टे b हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब जो हमारे पास है, अब हम क्या करेंगे, जो 2 हमारे पास डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पे अपरिमेय संख्या को छोड़ना है। a माइनस के 3, पहले एक काम कर लो, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, a माइनस के 3b अपान में b, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में हो गया। क्लियर हो गई बात। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसको 1 लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कहीं किया हुआ है। देखो अब ये एक परिमेय संख्या बन गई और ये एक अपरिमेय संख्या बन गई। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे पास p बटे q के रूप में लिखी संख्या है और ये p बटे q के रूप में नहीं है। क्यों? मैं इसको समझा भी देता हूं बेटा। अगर a का मान आप 1 रखोगे, b का मान अगर 2 रखोगे, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। a का मान 1 माइनस 3 गुणते 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 3 दूनी 6 बट्टे में 2 दूनी 4, तो 6 में 1 जाएगा माइनस के 5 बट्टे 4। ये एक हमारे पास बेटा p बटे q के रूप में लिखी हुई संख्या, तो ये एक परिमेय संख्या बन गई और ये एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये एक हमारे पास परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप p बटे q के रूप में लिखी हुई है, वैल्यू रखने पर वो एक परिमेय संख्या बन जाती है। और यही एक परिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में कभी संबंध नहीं बन सकता, कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं हमारी कल्पना क्या है बेटा। इसमें 2-3 चीजें और लिख सकते हो, जैसे कि √5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैं लिख भी देता हूं, कारण लिख सकता हूं, √5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर। और यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, a माइनस के 3b अपान में 2b एक परिमेय संख्या है। क्लियर।
ये एक रूट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसलिए परिमेय संख्या, और ये एक परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं हमारी कल्पना गलत है, अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस के 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। और यही चीज हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया बच्चों। क्लियर। अब बेटा यहां पे करेंगे तीसरे नंबर का पहला सवाल। तीसरे नंबर में आ गए तो पहला सवाल हमारे पास 1/√2 है। बताओ सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ना। एक बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानते हैं इसको बेटा, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। जब परिमेय संख्या बच्चों इसको मान लिया है तो इसको पी बटे के रूप में पी बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 1/√2 इक्वल में, अब क्या लिखेंगे बेटा, ए और ए अपान में बी, ए और बी से अभाज्य संख्या है। क्लियर। अब हमारा काम में आगे एक चीज और है बेटा, इसका कर लेते हैं हम परिमेयकरण। क्लियर। परिमेयकरण कर लेते हैं। एक बटे रूट दो अपान में √2 इक्वल में ए अपान में बी। यहाँ पे √2 अपान में 2 इक्वल में ए अपान में बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो 2 हमारे पास डिवाइड में है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। √2 बराबर में 2a अपान में b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में तो उधर गया तो मल्टीप्लाई। बेटा ये एक परिमेय संख्या बन गई और ये एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है, और ये एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों क्यों है, क्योंकि आप a की वैल्यू रखोगे, b की वैल्यू रखोगे, तो ये एक p बटे q के रूप में लिखी हुई तो परिमेय संख्या बन जाएगी। और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये संख्या हमारे पास परिमेय संख्या कभी नहीं बन सकती है। तो ये एक संख्या हमारे पास अपरिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। तो आप फिर से लिखोगे परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय। ठीक है ना। तो लिख सकता हूं मैं हमारी कल्पना गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। और यही हमारे पास का आंसर है। इस तरीके से प्रूव करना है। क्लियर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल तीसरे नंबर का दूसरा सवाल हमारे पास है बेटा, 3 रूट में 5 है। ठीक है ना। बताओ ये, सॉरी 3 रूट 5 नहीं, सॉरी 7 रूट 5। क्लियर। बताओ ये एक हमारे पास सिद्ध कीजिए, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया पहले इसके विपरीत चलना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। 7 रूट 5 परिमेय। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब मैं क्या कर देता हूं, इस पर a बटे बी के सॉरी p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 रूट 5 बटे 1 अपान में a अपान में b, a और b हमारे पास से अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गई बात।
अब हम क्या करते हैं बेटा, 7 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो √5 इक्वल में a अपान में 7b हो जाएगा। अब यहां से आप समझ सकते हो ये बेटा अपरिमेय संख्या बन गई और ये एक अपरिमेय संख्या बन गई। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय। यानी अब फिर से लिख सकते हो हमारी कल्पना गलत है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और परिमेय में कभी संबंध नहीं हो सकता है। तो यहां पे लिख सकते हो हमारी कल्पना गलत है। √7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्लियर? तो इसको भी हमने कर लिया बड़े आसानी तरीके से। अब आते हैं तीसरे के तीसरे नंबर सवाल पे। हमारे पास क्या बेटा, सिद्ध कीजिए 7 प्लस के √2 6 एक अपरिमेय संख्या है। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अगर मान लिया तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, √2 बट्टे 1 अपान इक्वल में a अपान में b। a और b हमारे पास से अभाज्य संख्या है। अब यहां पे क्या करोगे बच्चों, 6 हमारे पास प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। यहां पे सिर्फ क्या बचाना है हमें, अपरिमेय संख्या बचाना है। तो a अपान में b माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि उधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। बेटा बेटा 1 लिख लो, √5 इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे a माइनस के 6b अपान में b। बेटा ये एक p बटे q के रूप में लिख गई संख्या। जब p बटे q के रूप में हो गई तो ये एक परिमेय संख्या बन गई, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये फिर से एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारे पास परिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात? इनके वैल्यू रखोगे तो परिमेय संख्या बन जाएगी, है ही है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से लिखोगे यहाँ पे परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हो हमारी कल्पना गलत है। √5 यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।